हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी 2024। दोस्तों, आप सभी के लिए जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो कि आज लेक्चर नंबर दूसरा है। दोस्तों, मैं आप सभी को दोस्तों बोल रहा हूं कि अभी जितने आपके एग्जाम हुआ, चाहे टेक्नीशियन का हो, आरपीएफ एसआई का हो या फिर आपके आरआरबी जेई का हो, दोस्तों जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया उसी के पैटर्न के अनुसार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ दोस्तों मैं आपके लिए रेलवे एनटीपीसी के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूं। दोस्तों यकीनन आपको बहुत मजा आएगा। तो आइए देखते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये रहा कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब तक जो कि पूरी तरह से दबा दिया गया था। तो व्हेन डिड द ब्रिटिश यानी कि कॉम्प्लीटली सप्रेस्ड द रिवोल्यूशन ऑफ यानी कि 1857। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1859 में। 1857 के जो विद्रोह हुआ था ना, उसमें अंग्रेजों ने कब जो कि पूरी तरह से दबा दिया था, तो 1859 में। और आपके जो एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों ये उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये आपको जानने से नहीं, आइए इनके बारे में और एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आपके एग्जाम में और इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों मंगल पांडे से 1857 की क्रांति से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि मंगल पांडे जो कि आपके 34वें जो इन्फेंट्री से संबंधित था, और इन्होंने यानी कि जो कि प्रथम जो कि शहीद हुआ था, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 1857 के लिए मंगल पांडे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बेसिकली 34वें इन्फेंट्री से संबंधित एक जो कि क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने युद्ध लड़ा था। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, और ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। हमेशा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्यकाल के समय कौन कौन सी घटना घटा है, और उनसे संबंधित गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो बेसिकली 1857 के जो विद्रोह हुआ था ना, उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। ये आपके पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगर मैं बात करूं अंग्रेजों ने विद्रोह को यानी कि डेविल्स विड कहा था। अगर मैं बात करूं 1857 की जो विद्रोह हुआ था ना, उसको अंग्रेजों ने डेविल्स विल्ड जो कि डेविल्स यानी कि विंड कहा था। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। 1857 के विद्रोह को 1859 में अंग्रेजों ने दबा दिया था, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं जो कुंवर सिंह ने आरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, कुंवर सिंह और मंगल पांडे। दोस्तों उसी तरह से जनरल जो कि बख्त खान 1857 के महान विद्रोह के दौरान जो कि दिल्ली से जो नेतृत्व किया था, जनरल बख्त खान था। ये आपके पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों इसी तरीके से मैंने जिस प्रकार से मॉक टेस्ट नंबर 1 में आपके एनटीपीसी के लिए लाया हूँ, उसी तरह से आने वाले एग्जाम तक दोस्तों आप हमारे साथ लगातार ही रहिए। यकीन मानिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम और आपके ओरिएंटेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सप्लेनेशन। दोस्तों आपको मजा ना आए तो हमें कहना है ना। दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए मलाल यूसुफजई। दोस्तों आपके एग्जाम में चाहे जितने भी, चाहे नोबेल पुरस्कार से हो, चाहे भारत रत्न से सम्मानित हो, या फिर जितने भी क्वेश्चन आपके पुरस्कार एवं उससे सम्मानित लोग, दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है अभी चाहे जितने भी मेरे दोस्त या फिर रेलवे कांस्टेबल के लिए भी आप देख रहे हैं ना, यकीन मानिएगा दोस्तों अभी अभी जितने भी एग्जाम हो चुका है, चाहे आरपीएफ हो, एसआई हो, चाहे आपके आरआरबी जेई का हो या फिर टेक्नीशियन का हो, अभी पुरस्कार एवं सम्मानित से बहुत क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिकली आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिकली करंट अफेयर से पुरस्कार एवं सम्मानित से क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मलाल यूसुफजई, जो कि सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है। दोस्तों और इसके बारे में जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि लॉरेंस ब्रेग दूसरे सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि दूसरे नंबर के सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो लॉरेंस ब्रेग आ जाएगा। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। साथ ही बात करता हूं 1915 से लेकर 2000 यानी कि 25 की उम्र तक भौतिकी की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था लॉरेंस ब्रेग, जो कि दूसरे सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार के विजेता है।
अगर मैं बात करूं कि जो नादिया मुराद तीसरी सबसे कम उम्र के जो नोबेल पुरस्कार जो विजेता है ना, सो नादिया मुराद आ जाएगा। उन्होंने 25 साल की उम्र में 2018 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों की तसांग जो कि दाओ ली जो कि पांचवें सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्होंने 1957 में 31 साल की उम्र में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है और उनका एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे इस चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िएगा, है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ से होता है या फिर किससे होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा त्र्यंबक पहाड़ियाँ आने की ब्रह्मगिर जो कि हिल्स के द्वारा आने की गोदावरी जो नदी है उनका उद्गम होता है। दोस्तों आइए गोदावरी नदी के बारे में आपके एग्जाम में और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जो कि पूछा गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, और इस पॉइंट को आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि जो कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। अगर मैं बात करूं यहाँ गंगा के बाद भारत की सबसे दूसरी लंबी अगर नदी में बात करूं, तो ये भी जो कि आपके गोदावरी जो कि माना जाता है। अगर मैं बात करूं कि महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलता है गोदावरी, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि गोदावरी की जो लंबाई है ना मेरे दोस्तों, ये कितना है, तो 1500 किलोमीटर है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। चाहे जितने भी हमारे भारत के नदी हो उद्गम स्थल, उनके लंबाई। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदाबहार वन में कौन कौन सा है, कौन से ऐसे नदियाँ जो पूर्व से बहती है, कौन से ऐसी नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती है। सारा क्वेश्चन मैं दोस्तों आप सभी के लिए लाऊंगा, हर एक पैटर्न के लिए क्वेश्चन लाऊंगा दोस्त। यकीनन मानिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, और जिस तरीके से मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ आप हमें जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है ना। अगर मैं बात करूँ कि गोदावरी की लंबाई और उसके क्षेत्रफल के कारण से इसे दक्षिणी गंगा के भी नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं जो गोदावरी है ना, सो आपके इन इन राज्यों से जो कि बहता है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर सम्राट जो कि कब बना था, तो 1556 से। दोस्तों दिल्ली सल्तनत, आपके मुगल काल, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में उनके कार्यकाल और उनसे संबंधित जैसे कि कौन ऐसे शासक है जिन्होंने राजधानी यहाँ से वहाँ ले गया, तो उसी तरह से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें से अगर मैं बात करूं कि अकबर जो कि कब सम्राट बना, 1556 में। मुगल काल की मैं बात करूं सबसे पहला अगर शासक की मैं बात करूं, तो बाबर आया जिन्होंने 1526 से लेकर 1530 के बीच में उन्होंने शासन किया। फिर जाके हुमायूं आया 1530 से लेकर 1540 के बीच में आया। फिर जाके शेर शाह सूरी शासन में आया, 40 से 45 के बीच में शासन किया। फिर जाके यानी कि हुमायूं वापस लौट के आया। तो दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेसिकली अगर अकबर जो कि कब सम्राट बना, तो 1556 आ जाएगा मेरे दोस्तों। दोस्तों आइए अकबर के बारे में जानते हैं आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। अकबर तीसरा मुगल बादशाह था। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि अकबर 1556 में मुगल वंश का सम्राट बना। उन्होंने 1556 से लेकर 1605 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। और उन्होंने दीन ए इलाही 1582 में अकबर द्वारा पेश किया गया एक धर्म है, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। उसी तरह से दास प्रथा को अंत कब किया, तीर्थ यात्रा कब अंत किया, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि दीन इलाही, तो 1582 में अकबर द्वारा एक धर्म जो कि पेश किया गया। बात किया जाए अकबर के शासन के दौरान पानीपत का जो दूसरी लड़ाई 1556 के बीच लड़ी गई थी। पानीपत का पहला युद्ध की मैं बात करूं तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ा गया था। और जिससे जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक की मैं बात करूं, तो इब्राहिम लोदी था, जिसे मैदानी क्षेत्र में उसे मारा गया था। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और इसी तरह से पानीपत का जो दूसरी लड़ाई है अकबर के द्वारा 1556 में लड़ा गया था। और फिर अगर मैं बात करूं पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ा गया था। ये तीन युद्ध आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपको याद रखना दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा जो कि योजना किस वर्ष जो कि शुरू किया गया था। प्राइम मिनिस्टर हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम यानी कि जो कब शुरू किया गया, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2003 को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो कि शुरू किया गया था। दोस्तों आइए आपके एग्जाम में और जितने भी प्रकार से योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, मैं हर एक क्वेश्चन को लाया हूं दोस्तों आपके एग्जाम, आपके ओरिएंटेड क्वेश्चन
ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आए मेरे दोस्तों, यकीनन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा से शुरू किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। आप इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। 22 जनवरी 2015 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो पानीपत हरियाणा से। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो 23 सितंबर 2018 को आपके झारखंड के रांची से शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। 23 सितंबर 2018 झारखंड के रांची जो कि राजधानी से इसको शुरू किया गया था बेसिकली। और आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट योजना है, अगर मैं बात करूं कि जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को जो कि जनधन योजना शुरू किया गया था। और इस योजना का जो कि लक्ष्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों को लोगों से बैंकों में जोड़ना था। बेसिकली 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना आया था। अगर मैं बात करूं स्किल इंडिया योजना तो 28 अगस्त 2014 ये भी आपके एग्जाम के लिए ये योजना सो आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। कई बार का पूछा जाता है कि स्किल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया की मैं बात करूं तो 28 सितंबर 2014 ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये 11 अक्टूबर 2014 बेसिकली दोस्तों इसके लिए इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि हर एक गांव में जाके उनसे संबंधित चाहे हर एक क्षेत्रों के बारे में जाके लोगों को पहुंचाना है, उनसे मिलना है, उनसे संबंधित योजनाओं को पहुंचाना है। इसीलिए सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया था बेसिकली 11 अक्टूबर 2014 को। अगर मैं बात करूं कि यानी कि सत्य में ज्योति योजना यानी कि 13 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं बात करूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को मैंने इसके पहले आपको क्वेश्चन करवा दिया है। अगर मैं बात करूं हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था और हृदय से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है? तो बेसिकली यकृत। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था वैसे ही क्वेश्चन मैंने दोस्तों लाया हूँ, है ना। लेकिन दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों आप हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं आपको कुछ नहीं मांगता हूँ, आपके लिए इतना मेहनत करो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में कौन सा अंग जो कि पीत रस का उत्पादन करता है? तो बेसिकली यकृत आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन यकृत से संबंधित और भी आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है? अगर मैं बात कहूँ कि मानव का यकृत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो बहुत सा ऐसे मेरे दोस्त जो कन्फ्यूजन आ जाता है, बट आपको आंसर यकृत मारना है। अगर मैं बात करूँ जो कि यकृत आमाशय के दाईं ओर स्थित होता है। अगर कहीं जिगरा का मुख्य कार्य पित्त वर्ण का उत्पादन करना होता है और यकृत का बेसिकली अगर मैं काम कहूँ तो अमोनिया और यूरिया का जो निर्माण करता है यकृत के द्वारा किया जाता है। और यकृत से संबंधित आपके एग्जाम में इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों उसी तरह से आपके एग्जाम में अग्नाशय से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अग्नाशय द्वारा स्रावित जो कि हार्मोन इंसुलिन और ग्लाइकोगन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। पचे हुए भोजन के पोषक तत्व जो कि छोटी आंत में जो कि अवशेषित होता है, ये आपके अग्नाशय से संबंधित कुछ पॉइंट मैंने लाया ताकि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि अग्नाशय एक खोखला अंग है जो कि अमाशय के एंजाइम के साथ मिश्रित होने पर भोजन जो कि रखता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। हेपेटाइटिस ए के कारण से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा रोग से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप हमारे जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ या फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है जितने भी आपके एग्जाम में रोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है
आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बेसिकली हेपेटाइटिस जो ये आपके कारण है सो विषाणु के कारण से होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके जितने भी चाहे प्रोटोजोआ से होने वाला रोग या फिर विषाणु से होने वाला रोग, जैसे कि जानते हैं दोस्तों जीवाणु से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे कि क्षय रोग, एंथ्रेक्स, टिटेनस और लेप्टा यानी कि लेप्टोस्पायरोसिस जो आपके जीवाणु से होने वाला जो कि महत्वपूर्ण रोग है दोस्तों। और आपको ये याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि निमोनिया, हैजा, ये सारे भी आपके जीवाणु से होने वाला रोग है। अगर मैं प्रोटोजोआ की मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रोटोजोआ के होने के कारण कुछ महत्वपूर्ण रोग आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे कि लिस्टमैनियास हो जाएगा, है ना, अमीबियासी आ जाएगा, दस्त आ जाएगा। अगर मैं बात करूं अगला तो ट्रिपनोसिमियासी आ जाएगा, उसके बाद टोक्सोप्लाज्मेसिया आ जाएगा। ये सारे आपके प्रोटोजोआ के कारण से होने वाले रोग आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगर साथ ही दोस्तों में देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा है। दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी चाहे अभी हमारे पंचवर्षीय योजना जो हुआ था, जैसे कि फर्स्ट पंचवर्षीय ने 1951 से 56 के बीच हुआ था, फिर जाके 56 से 61 के बीच में दूसरा पंचवर्षीय योजना हुआ था। तो उसमें से दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके भिलाई जो युद्ध हो गए ना, सो किस देश की मदद से खोला गया था और किस वर्ष खोला गया था, कौन से पंचवर्षीय योजना में खोला गया था। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बेसिकली दोस्तों अगर मैं बात करूं इस बार का जो मैं क्वेश्चन लाया हूं, लेकिन हर एक क्वेश्चन को मैं अपने अगला क्लास में दोस्तों लेके आऊंगा। केवल दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूं ना, आप हमारे इस क्लास के साथ जरूर बना रहे हैं ना। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य की मैं बात करूं तो उड़ीसा आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा। सरदार सरोवर जो बांध है ना दोस्तों, नर्मदा नदी पे बनाया गया है। अगर मैं बात करूं नर्मदा से संबंधित और आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, नर्मदा भारत में जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। हमने कहा ना दोस्तों आपके एग्जाम में पूर्व की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो बेसिकली आपके जो नर्मदा नदी है ना, सो आपको पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। नर्मदा को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कि विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच यह एक ब्रह्म जो कि घाटी से होकर बहता है, और साथ ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये भी कई बार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेसिकली नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगर दोस्तों मैं और आपके थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन की मैं बात करूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करूं, गंगा भारत का जो कि राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के भी नाम से जाना जाता है। और इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, और बेसिकली गंगा भारत का एक राष्ट्रीय नदी के रूप में है। अगर मैं बात करूं कि ब्रह्मपुत्र तिब्बत में जो कि मानसरोवर झील के पास यानी कि चमायुंगडू ग्लेशियर से निकलता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र है ना, सो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास आने की चमायुंगडू ग्लेशियर से निकलता है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बेसिकली दिहांग आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, URL का अर्थ क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों फुल फॉर्म से संबंधित अभी मैं आपको एक छोटा सा बात बोल रहा हूँ दोस्तों। आपके भी जितने भी टेक्नीशियन का एग्जाम हो रहा है उसमें से आपके जितने भी कंप्यूटर से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपके NTPC में भी बहुत ऐसे कंप्यूटर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जिस तरह से फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, आपके एग्जाम में भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपके एग्जाम के लिए फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन अभी डाल के लाया हूँ कि URL का अर्थ क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आ जाएगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके एग्जाम में NPCI का भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको भी आप याद रखिएगा कि NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपके जो इस बार एसएससी जीडी हुआ ना, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीआई से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, यूनिफाइड पेमेंट ऑफ इंडिया आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों आप इस तरह से रिलेट करके पढ़ना दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गांधी जो सागर बांध है ना, किस राज्य में स्थित है। गांधी सागर बांध की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है। अगर मैं बात करूं दोस्तों जितने भी राज्य चाहे मध्य प्रदेश से संबंधित बांध, आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि बरना बांध, बगरी बगरी बांध और बाण सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध और कोलार बांध, ये आपके जितने भी मैंने बांध बताए ये सारा का सारा आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख कुछ बांध है, आपको याद रखना है। जिसमें से ओंकारेश्वर जो बांध है इसमें से सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख बांध, जैसे कि मुलसी बांध, कोयना बांध, जायकावाड़ी बांध और पंचेत बांध, आपकी ये जो दो बांध मैंने आपको बताया ना, कोयना बांध और जायकावाड़ी बांध, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं और बात करूं तो जो कि कौल केवाड़ी जो बांध और वैतरणी दामी, जो कि जितने भी मैंने आपको बांध बताए ये सारे के सारे महाराष्ट्र से संबंधित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कुछ बांध, तो नाथपा झाकरी बांध आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। चमेरा बांध, पोंग बांध और भाखड़ा नांगल बांध और पंडो बांध, ये जितने भी नाम मैंने आपको बताया दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए आपके हिमाचल प्रदेश के प्रमुख बांध में से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी जो कि कांग्रेस से प्रतिनिधित्व किया था, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी ने 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, जिसमें से आप इंग्लिश से भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों गोलमेज सम्मेलन से आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, आइए जानते हैं। अगर मैं बात करूं गोलमेज सम्मेलन आपके 1930 से लेकर 1932 तक आयोजित किया गया था, जिसमें से अगर मैं बात करूं दोस्तों, और जैसे कि अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन की मैं बात करूं तो नवंबर 1930 में कांग्रेस पार्टी की अनुपस्थिति उजागर हुई थी। अगर दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करूं तो 1931 में महात्मा गांधी ने इस गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी लिया था। उसके बाद जाके ये महात्मा गांधी ने छोड़ दिया था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन की मैं बात करूं 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर यानी कि ध्यान केंद्रित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप संप्रदाय निर्णय पारित किए गए थे। तो दोस्तों ये आपके गोलमेज सम्मेलन से मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि भारतीय संविधान का भाग जो 5 है ना, ये किससे संबंधित है, यानी कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा संघ। जो आपके भाग 5 है ना, आपके संघ से संबंधित है दोस्तों। इसी तरह से आपके भाग से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं अभी जितने भी आपके या फिर संविधान संशोधन या फिर आर्टिकल या फिर भाग है, उन संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि भाग 20 में क्या बोला गया है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में कहा गया है, आर्टिकल 368 के तहत कहा गया है। ये कहाँ से लाया गया, तो आपके साउथ अफ्रीका से लाया गया था। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। भाग 18 में आपातकाल से संबंधित है। भाग 5 की मैं बात करूँ संघ से संबंधित है। भाग 4 की मैं बात करूँ दोस्तों तो आपके मूल अधिकार से संबंधित है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगर मैं बात करूँ चुनाव से संबंधित भाग 15 के अंतर्गत में दिया गया है और जिसमें देश की चुनाव प्रणाली का विवरण दिया गया है। अगर मैं बात करूं जो पंचायत है भाग 9 में दिया गया है। अगर मैं बात करूं पंचायत से संबंधित आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे कि 243 से लेकर 243 ओ तक जो कि आपके पंचायत से संबंधित है। अगर मैं बात करूं कि नगर पालिका जो कि भाग 12 से संबंधित है, 243 जो कि आपके पी से लेकर 243 जेड जी तक प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायत से संबंधित इसमें कितने विषय था, तो 29 विषय था। नगर पालिका में आपके 18 सब्जेक्ट था। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4 ये में कहा गया है, या फिर दोस्तों मैं बात करूं मौलिक कर्तव्य को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य को निर्दिष्टित किया गया था। दोस्तों मैंने कहा ना जितने भी चाहे भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6
या फिर जितने भी यानी हमारे 22 भाग हैं उनसे संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस मेहनत के लिए आप एक जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। या फिर दोस्तों मैं आपको इसी तरह से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया, आपके जेआरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया, या फिर टेक्नीशियन में जिस पास क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर, दोस्तों मैं इसी तरह से आपके एनटीपीसी के लिए जरूर लाऊंगा दोस्तों, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, थैंक यू सो मच।